पंखा नहीं चलाते। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पता है कि हमारी जो क्लासेस है डेली 6 बजे, शाम के 6 बजे चलती है, ठीक है, हिंदी की क्लासेज। और हम लोग काफ़ी चैप्टर है ना ख़त्म कर चुके हैं, और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के जो मेन टॉपिक है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, उनको भी पता चल सके, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को शुरुआत करने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हो हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वर्ण विचार, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ण विचार का बहुत ही है ना सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ 12 के ही नहीं, जो भी अदर क्लासेस के भी बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है कि हिंदी ग्रामर जो टॉपिक है हमारा 1 से ही शुरुआत होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं इस पर सारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 12 के लिए नहीं, क्योंकि व्याकरण है, व्याकरण में आप कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और बहुत ही एक अलग अंदाज में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, बहुत ही कम बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। क्लास को थोड़ा फैलाइए, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कक्षा 12 लिखा हुआ है, लेकिन सभी क्लास के बच्चों के लिए है। जो 10th बोर्ड के हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक से और इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा, इस आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी है, थोड़ा सा सुन लेते हैं, जो आपको क्या बनेगा, ऊर्जावान बनाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सुन लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि पढ़ने के पीछे जो हमारा जो मकसद होता है वो कभी कभी क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है। हम लोग क्लासेस 2-4 दिन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशनल अगर हो जाते हैं तो 2-4 दिन पढ़ लेते हैं, फिर हमारा जो मोटिवेशनल कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए है ताकि आपको पढ़ने में एक जुनून पैदा हो जाए अंदर, और आप समझ सके आसानी से। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर, ठीक है। सफलता उसको नहीं मिलती है जो क्या है, गैरों पर निर्भर है, ठीक है। मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलते हैं खुद के पैरों पर, ठीक है, जो अपना एक खुद का हौसला रखते हैं, ना कि किसी और पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। खुद से जो कुछ करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए जरूर एक दिन अपने मंजिल को पा सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा खुद पर भरोसा रखिए, गैरों पर नहीं, ठीक है। और अपना भरोसा जो होता है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि खुद पर भरोसा, अपने आप पर एक आत्मविश्वास होता है, ठीक है, पढ़ने का एक जुनूनियत होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। बताइएगा आपके लिए मोटिवेशनल आज का कैसा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, आपको पता है, देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोग को पहले बता देते हैं कि व्याकरण का जो शुरुआत कहाँ से होता है, ठीक है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है हम लोग के लिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्याकरण पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा है बेसिक, ठीक है, जो कि समझना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपको पता है व्याकरण के जो जन्मदाता है वो किनको माना जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन्हीं को पता है, ठीक है। तो वो माना जाता है पाणिनि को, याद रखिएगा कौन है, पाणिनि, ठीक है। व्याकरण के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, याद रखिएगा कौन है, पाणिनि, ठीक है। अब देखिए व्याकरण का जो शुरुआत होता है, ठीक है, वो कहाँ से होता है, आपको पता है, जिस तरह से हमको इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD पढ़ना जरूरी है, उसी तरह हमको हिंदी पढ़ने के लिए का ख ये सब पढ़ना जरूरी है। तो ये जो हम का लिख दिए, ठीक है, जैसे लिख दिए कहीं पर क ख, ये सब क्या है, तो यही सबको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। यानी कि एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं, अक्षर। अगर कोई पूछ दे कि क ख ये सब जो क्या है, अक्षर है। अब देखिए बेसिक नहीं बता रहे, ठीक है, थोड़ा सा जानकारी रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बस 5 मिनट में थोड़ा सा 2 मिनट समझ लीजिए इसको, फिर हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे आपका, ठीक है। चलिए, अब जैसे अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए आपका क म और जोड़ला, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शब्द, याद रखिएगा।
ठीक है, यानी कि अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है और शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है, वाक्य के मिलने से पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है, एक तरह का अक्षर है, वर्ण है। चलिए आप अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, वर्ण क्या है। वर्ण की डेफिनेशन सबको पता होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लॉन्ग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा किसी को पता नहीं है। व्याकरण का कोई इलाज नहीं, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कोई इसका इलाज नहीं है। चलिएगा, इसको रटना नहीं बल्कि समझना होता है। क्या है इसकी, ये आपकी समझ पर निर्भर होता है। ठीक है, इस कारण से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं, देख लेते हैं हमारा जो शुरुआत है वो कहाँ से है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपकी शुरुआत है। सबसे पहले क्या आता है हमारा, पढ़ना है वर्ण। वर्ण होता क्या है, आप सबको पता है कि वर्ण क्या होता है। देखिएगा, ये होता है वर्ण। तो वर्ण की डेफिनेशन तो सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, वर्ण क्या है, क्या हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। याद रखिएगा क्या है वर्ण, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लेटर। ठीक है, अक्षर वर्ण सब एक ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर डेफिनेशन हमारा, कि जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, मतलब ध्वनि जो हम बोलते हैं वो क्या हो गया, हमारा ध्वनि हो गया, आवाज हो गया। तो हम वैसा कुछ अगर बोलते हैं जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, जैसे बोलते हैं क्या है ना, कल। ठीक है, कल बोल दिए, कमल बोल दिए, कलम बोल दिए, तो ये सब क्या है, दो तीन अक्षर के मिलने से बना है। अगर इसको अलग अलग भी करेंगे तो क म ल अलग कर दिया आसानी से। ठीक है, लेकिन वर्ण हम उसको बोलेंगे जिसको अलग ही नहीं कर सकते हैं। अब जैसे, ठीक है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा माइंड में। एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। आप याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आप याद रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। आप याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब हमारा डेफिनेशन था कि जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समझने का प्रयास करिए, ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10, 12 सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर 12 के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि खासकर उसी के लिए लाया गया है। ठीक है, लेकिन सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार हम इसके जड़ से पूरा पढ़ लें तो किसी भी क्लास के लिए सारा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बच्चे भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, मतलब दो पार्ट में हम जिसको नहीं बांट सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे हो गया क, ख, अ। ठीक है, इससे कहने का मतलब है, यहाँ पर आप एक बात बताइएगा कि ये जो का दिख रहा है, ये पूरा का है या आधा का है। ठीक है, हाफ है या फुल है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में छापिए कि ये जो हम वर्ण कहते हैं, ये पूरे का को कहते हैं या आधा का को कहते हैं, जल्दी बताइएगा। चलिए, बहुत अच्छा बात है, हाफ। ठीक है, यानी कि जब हमको कहीं पर वर्ण लिखा हुआ मिल जाए आधा, ठीक है, जैसे हो गया का में ये हलंत लग गया। ठीक है, ये हलंत, ये जो ऐसे चिन्ह होता है क्या होता है, हलंत, जिसको किसी भी अगर अक्षर के नीचे लग जाए तो उसको आधा कर देता है। क्या कर देता है, आधा कर देता है। तो याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आधा का। अगर कहीं ख लिखा हुआ है और उसके नीचे ऐसे हम लगा दिए, इसका मतलब क्या है, ये आधा ख है। क्या इसको हम अलग कर सकते हैं। अब अगर पूरा का कैसे लिखेंगे सर, अगर इसको हम आधा बोलेंगे तो पूरा का कैसे लिखेंगे, चलिए उसको भी समझ लेते हैं कि पूरा कैसे लिखाता है। चलिए, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ जरूरी है, बस आप पैसेंस रखिए और अंत तक बने रहिए। हमको पता है, आपको ये सारा कुछ आपको पता है, सभी लोगों को इतना जानकारी होगा, लेकिन इसके जो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबको पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और उम्मीद करते हैं इससे बेहतर आप लोग आज तक नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए, तो अंत तक जरूर रहिएगा, पैसेंस बना के रखिए, थोड़ा सा वेट करिए, आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू होने वाला है। चलिए, एक बार थोड़ा सा बेसिक इसको समझा रहे थे, तब देखिएगा अगर कहीं लिखा हुआ रह जाए का, तो इसमें क्या क्या है, आधा का है और प्लस आ है, यानी कि दो वर्ण के मिलने से पूरा का बनता है। याद रखिएगा, का जो बना है ये दो चीज के मिलने से बना है, और वो क्या क्या है, एक है का और दूसरा है आ। अगर कहीं लिखा रह जाए खा,
इसका मतलब है कि इसमें आधा खा है और प्लस पूरा आ है, यानी कि इन दोनों वर्णों से मिलने से क्या बना है, एक वर्ण बना है। लेकिन हम इसको वर्ण कब कहेंगे, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग एक बात याद रखिएगा। क्या याद रखना है, एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर कहीं आधा लिखा हुआ मिल जाए तो इसको वर्ण बोलेंगे, अगर पूरा लिखा हुआ ये गा मिल जाए तो इसको हम वर्ण बोलेंगे। लेकिन ये वर्ण की कैटेगरी में नहीं आता है। जिसको हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये जितना भी वर्ड है सब आधा आधा है। क्या है, आधा आधा है, पूरा नहीं है, याद रखिएगा। अब ये जैसे आ है, ये तो कहिएगा कि पूरा लिखा हुआ है सर, लेकिन ई आ का मतलब होता है सिर्फ आकार। जैसे अगर का में आकार लगा दिए तो हो गया माँ। अब इसको अगर हम अलग करें तो क्या बनेगा, का, ठीक है, जोड़ आ और जोड़ माँ और फिर इसमें भी आ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ई आ जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आकार। तो याद रखिएगा ये पूरा नहीं बल्कि क्या है, आधा है। चलिए अब आगे समझ लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपका बहुत उठाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका यहाँ से बहुत उठाता है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा और इसको अंत तक समझिएगा। अब देखिएगा क्या है अगला पॉइंट, ये वर्ण। किसी को डाउट है, सबको समझ में आ गया वर्ण क्या है। जब आधा रहे अक्षर लिखा हुआ तो उसको हम वर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं। मौखिक आधार पर, मौखिक मतलब क्या होता है, भाषा, मुंह से निकली गई बोली को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, जिसको 3 वर्ग में बांटा गया है। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अगर हम मुंह से बोल करके किसी को कुछ बता दिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। अगर हम लिख करके किसी को बता दिए लिपि के माध्यम से तो उसको बोलते हैं लिखित भाषा, ठीक है। अगर हम संकेत के माध्यम से बता दिए, कोई पूछा टेबल कहाँ है, इशारा करके बता दिए, तो ये हो गया सांकेतिक भाषा। मतलब वैसा चीज हम बोलें जो आगे वाला समझ जाए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बांटा गया। तो याद रखिएगा, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा आप लोग। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और ठीक है, क्या कहते हैं, ध्वनि, जिसको एक वर्ण भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये दोनों ऑप्शन में आपका रह जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है, ध्वनि, ठीक है। ध्वनि रहेगा ऑप्शन नंबर ए ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी वर्ण, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्या मारिएगा, ए बी। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण भी कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई को, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन सिर्फ पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वर्ण है। लेकिन मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसको साउंड कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका यही सब में अटक जाता है, छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस कारण से समझना जरूरी है। चलिए आगे समझते हैं। अगला देखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा ठीक है कोऑपरेट करिएगा आप लोग, हल्ला नहीं करिएगा शांत में, ठीक है, क्लास में। चलिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे थे, बिल्कुल ट्रिकली क्लास है, ठीक है। बहुत ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है बीच से, ठीक है। चलिए हम लोग हिंदी भी पढ़ रहे थे तो एक बेहतरीन तरीके से, और व्याकरण भी आज पढ़ रहे हैं तो बहुत ही, है ना, एक अलग अंदाज में। देखिएगा क्या है आगे। अर्थ के आधार पर, याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहते हैं। आज पूरा एकदम शेयर करके क्या करिए एकदम, ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास है आज आप लोग के लिए। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, शब्द, और मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई सिर्फ पूछ ले तो वो होगा वर्ण। 3 पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में बनता है आपसे यहाँ से क्वेश्चन। चलिए आगे समझते हैं। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग के लिए यहाँ स्लाइड लेकर के आए, ठीक है। देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर बनता है कि भाषा की पूर्णतः इकाई क्या है। भाषा की पूर्णतः इकाई क्या है, तो उसको बोलेंगे वाक्य। क्या बोलेंगे, वाक्य, ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं शब्द। भाषा की पूर्णतः इकाई क्या है, तो उसको बोलते हैं वाक्य, क्योंकि व्याकरण का शुरुआत यहीं से होता है। व्याकरण का मतलब है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं,
शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं, ठीक है, शुद्ध शुद्ध समझना सीखते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक व्याकरण पर, हिंदी ग्रामर पर, उसको कहते हैं व्याकरण, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक एक चीज को सीखेंगे। भाषा की पूर्णता इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, आप देखिए वर्णमाला क्या है। अगला पॉइंट हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये भाषा वर्ण से रिलेटेड इतना सारा पॉइंट था जो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे समझ लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, सब कुछ हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगला क्या है कि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, यही ये क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाए तो इसमें कितना हो जाएगा आपको पता है, 52 होता है, लेकिन कहीं कहीं 54 भी आ जाता है, याद रखिएगा। तो 54 भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 52 आएगा तो 52 मारना है, नहीं तो 44 भी ऑप्शन में दे सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है, तो वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह का मतलब हो गया अगर पहले का आया है तो फिर खा आएगा, ठीक है, ये क्या हो गया वर्ण, लेकिन दोनों एक साथ, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगर एक आधा वर्ण आ जाए तो उसको हम वर्ण बोलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर उसका समूह आ जाए, कहने का मतलब है हमारा, एक बार अच्छे से समझिएगा, एक बार कंप्लीट तरीके से समझिएगा ये वर्णमाला होता क्या है। बचपन से रटते आए हम लोग वर्णमाला क्या है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है, लेकिन वर्णमाला क्या है एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बता रहे हैं आप लोग को, ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 क्लास के साथ साथ जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हुआ है आज से, ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हो गया क्या, कमल, ठीक है, कमल हो गया, किसान हो गया, सॉरी इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें मात्रा भी शामिल है, याद रखिएगा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, याद रखिएगा, कमल हो गया, कलम हो गया, ये सब क्या है, एक तरह का वर्णमाला है। इसमें देख रहे हैं कि क्रमबद्ध समूह को, क्या का के बाद ला नहीं आ सकता था, क ला, ठीक है, फिर जैसे यानी कि जिससे कंप्लीट अर्थ पता चले, याद रखिएगा। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे हो गया क्या, का के बाद खा आता है, ठीक है, का के बाद क्या आता है, खा आता है, याद रखिएगा, क्या आता है, का के बाद खा आता है, ना कि गा आता है। कभी ऐसा नहीं सुने होंगे, खा के बाद गा आता है, गा के बाद घा आता है, घा के बाद ड़ा आता है, ठीक है। तो ये देख रहे क्रमबद्ध समूह है, इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लेकिन ये जो हम बता रहे थे यहाँ पर का मा उल्ला, ये एक तरह का शब्द हो गया, क्या हो गया, शब्द हो गया, याद रखिएगा, ये हो गया शब्द। लेकिन वर्णमाला का मतलब हो गया का खा गा घड़ा, इसको का वर्ग बोलेंगे, चा छा जा झा, यहाँ चा वर्ग हो गया, टाठा डाढ़ा ना टा वर्ग हो गया। तो याद रखिएगा कवर्ग तवर्ग चवर्ग ये सब जितना है सभी वर्णमाला है, क्योंकि ये कंप्लीट तरीके से क्या हुआ है, सजाया गया है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं इसको कंप्लीट तरीके से। चलिए अब देखिएगा हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना है, याद रखिएगा मेनली तौर पर 52 आप लोग मार के आइएगा एग्जाम में, ठीक है। कितना है, 52 है, वर्णमाला की संख्या 52 है। अब कौन कौन होता है वो भी हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसी तरह से। एक सेकेंड रुक जाइएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए इन वर्णों को जो है, इन वर्णों को दो वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ये जो वर्ण है हमारा, ये जो वर्ण है, ठीक है, इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये तो आपको यहाँ तक पता ही होगा। चलिए आगे समझते हैं कि इन दोनों वर्गों में जो बांटा गया है, किसको हम स्वर वर्ण कहेंगे
और किसको व्यंजन वर्ण कहेंगे। चलिए तो समझते हैं आगे हम लोग। स्वर वर्ण देखिए क्या होता है, एक बार आप कंप्लीट तरीके से समझ लीजिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा और छूटेगा नहीं, ये हमारा क्या है, गारंटी है, अगर आपका ध्यान यहाँ पर होगा तब, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो क्लास में ध्यान दीजिए, आपस में गप बहुत करते हैं आप लोग। चलिए स्वर यहाँ से समझते हैं हम लोग। स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, और इसकी संख्या कितनी होती है। तब देखिए इसको भी अच्छे तरीके से समझते, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी है ना अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसको कहते हैं स्वर वर्ण, उसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल, क्या वेल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल, याद रखिएगा वॉवेल, इंग्लिश में वॉवेल, हिंदी में स्वर्ण कहते हैं, यानी कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं होता है, खुद ही कर लेता है, ठीक है, इसके पास इतना शक्ति होता है, किसी का भी सहायता लेने का इसको जरूरत नहीं, ये काम क्या करता है, खुद ही कर लेता है। तो याद रखिएगा, जैसे पहला मोटिवेशनल जब हम आपको बताए हैं अभी तुरंत, ठीक है, इसमें क्या बताएं कि खुद कोई भी काम करिए तो खुद के बल पर, ठीक है, खुद में इतना हिम्मत, इतना साहस लाइए, इतना जुनून लाइए कि वो काम हम अकेले कर सकते हैं, स्वर्ण वर्ण की तरह, ठीक है। तो स्वर्ण वर्ण क्या करता है, किसी की सहायता नहीं लेता है, बल्कि अपना काम अकेले करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब देखिएगा कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, ये पॉइंट आप नोट करिएगा, ठीक है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। कौन कौन होता है आपको पता है, आ, आकार, हर्षी, दुर्गाई, हर्षऊ, दुर्गाऊ, री, ए, ओ और औ। ये अंग स्वर और अह, ये दोनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, री को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो चीज़ आप लिख देते हैं, जो चीज़ सुन लेते हैं, उसको आप कभी भी भूलते नहीं है, इस कारण से लिखिएगा जरूर। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, याद रखिएगा। अब देखिएगा स्वरों का विभाजन किस किस आधार पर स्वर्ण का विभाजन हुआ है, स्वर का भी विभाजन हुआ है, ठीक है। जैसे हर एक आदमी को क्या करते हैं, उसके गुण के आधार पर बांट देते हैं, ठीक है, गुण के आधार पर बांट देते हैं। अगर बच्चा का हाइट छोटा है तो वो बच्चा की श्रेणी में चला गया, अगर बच्चा बड़ा हो गया तो वो युवावस्था में चला गया, अगर बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, वृद्धावस्था में चला गया, याद रखिएगा। इसी तरह से वर्ण के जो भी गुण है, उसके गुणों को देखते हुए, उसके मेरिट के देखते हुए उसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, मात्रा और काल के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। मात्रा कहने का मतलब हो गया, इसी को हम मात्रा के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए मात्रा क्या है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि मात्रा क्या होता है, यही इसी को मात्रा कहते हैं, ठीक है। ये आ है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आकार है तो ऐसे लिखेंगे, ये हर्षई कार है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये दुर्गई हो गया, हर्षऊ, दुर्गऊकार, रीकार, एकार, आयकार, ओकार और औकार, इसी को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो मात्रा की संख्या भी 11 होता है। अब इसका डिफिनीशन अगर कोई पूछ ले कि मात्रा होता क्या है, तो जिन हिंदी स्वर मूलक चिन्हों को बनाने के लिए, जिन शब्द को लिखने के लिए मात्रा का जरूरत पड़े, ठीक है, जिन स्वर मूलक चिन्हों का यूज किया जाता है किसी भी शब्द को लिखने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, याद रखिएगा। जिन स्वर मूलक चिन्हों को यूज किया जाता है किसी भी शब्द को लिखने के लिए, उसको मात्रा कहते हैं, इसकी संख्या भी 11 होती है। तो उसी तरह मात्रा और काल यानी कि समय के आधार पर स्वर को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्गों में, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है यहाँ से, इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि याद रखिएगा कि मात्रा और काल के आधार पर वर्ण को मात्रा और काल के आधार पर वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है हास्व स्वर, जिसको बोलते हैं लघु स्वर, मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है। तो हास्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये मात्रा और काल के आधार पर स्वरों को 2 वर्गों में बांटा गया है, हास्व स्वर और दीर्घ स्वर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे समझते हैं, हास्व स्वर किसको कहते हैं, एक बार डिफिनीशन से कंप्लीट तरीके से हम इसको समझते हुए चलेंगे।
चलिए, यहाँ तक आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कंप्लीट तरीके से आप लोग को, है ना, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्लास में आपका अगर ध्यान है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये आपका लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हास्य स्वर का डिफिनीशन दे देगा, हास्य स्वर का डिफिनीशन दे देगा और पूछेगा निम्न में से क्या है ये, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, इस तरह से पूछ देता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं, हास्य या लघु स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसको हास्य स्वर या लघु स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप करिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे समझते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय बोलने में कम समय लगता है उसको लघु स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हास्य स्वर या लघु स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, याद रखिएगा। हास्य स्वर या लघु स्वर की संख्या 4 होती है, जिसमें से पहला है आ, हर्षई, उ और री। यही 4 वर्ण है जिसको हास्य स्वर बोलते हैं। इसको बोलने में कम समय लगता है। बोलिए आ, री री, ओ। अगर ये सब बोलते ओ, कितना टाइम लग रहा है? लग रहा है ना। जिसको बोलने में कम टाइम लगे उसको हास्य स्वर बोलेंगे। आपका ये दे देगा, पूछेगा निम्न में से ये कौन सा स्वर है, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। चलिए आगे समझते हैं। आगे आप लोग का समझते हैं कि आगे क्या है। देखिए, आगे आता है दीर्घ स्वर। काल और मात्रा के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है स्वर को। काल और मात्रा के आधार पर, ठीक है, 2 वर्गों में कैटेगराइज किया गया है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर समझ में आ गया, अब दीर्घ स्वर को समझते हैं। हमारा दूसरा, लघु स्वर को गुरु स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गुरु स्वर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है उसको गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। निम्न में से किसका गुरु स्वर एक अन्य नाम है? किसका है? किसका है? जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोलते हैं और इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। और इसकी संख्या 7 होती है। सिंपल सी बात है, अगर आप इनमें से किसी एक भी याद रखिएगा। आपको पता है स्वर की संख्या 11 होती है, स्वर की संख्या 11 होती है। अगर 4 है लघु स्वर तो कितना होगा दीर्घ स्वर? 11 में से 4 घटेगी तो 7 क्या होगा? ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। इसमें कौन कौन आता? आकार, दुर्गई, दुर्गऊ, है ना, ए, ओ और औ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो ये टोटल संख्या इसकी 7 होती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये पॉइंट आप याद रखोगे, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी क्लास है आप लोग की। एक बार इग्नोर, एक बार फिर बोल रहे हैं, इग्नोर नहीं करिए, इसको अंत तक जरूर रहिए बना हुआ, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन उठाएगा। चलिए आगे समझ लेते हैं। अगला है, वो तो था मात्रा और काल के आधार पर शब्द को 2 वर्गों में बांटा गया, सॉरी वर्ण को 2 वर्गों में बांटा गया है, दीर्घ और लघु। अब ये हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, उसी का दूसरा पार्ट। रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वर को 2 भेद होते हैं। कितने वर्गों में बांटा गया है? रचना और उत्पत्ति के आधार पर वर्ण को, यानी सॉरी स्वर को, हम लोग स्वर वर्ण पढ़ रहे थे, है ना, तो स्वर वर्ण को 2 वर्गों में बांटा गया। किसके आधार पर? एग्जाम में आपका आएगा, रचना और उत्पत्ति के आधार पर वर्णों को, यानी कि स्वर वर्ण को कितने वर्गों में कैटेगराइज किया गया? 2 वर्गों में। समझ में आ रहा है? दबा के शेयर करिए, आज की क्लास शानदार होनी चाहिए। सबसे पहला होता है मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखिएगा, रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वर्ण को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? दीर्घ, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर क्या होता है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि मूल स्वर आखिर हम किसको कहेंगे। मूल स्वर आखिर किसको कहेंगे? तो जिन स्वरों की उत्पत्ति, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है, जिन स्वरों की उत्पत्ति, मूल का मतलब होता है अपना, मूल धन, अपना धन। जिन स्वरों की उत्पत्ति, याद रखने का ट्रिक बता रहे, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। नाम से स्पष्ट है कि जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसको कहते हैं मूल स्वर, और इसकी संख्या 4 होती है। मूल स्वर और लघु स्वर की संख्या 4 होती है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है, आ, हर्षई, दुर्गऊ, हर्षऊ और री। जो लघु स्वर में हम लोग पढ़े थे
वही क्या होता है, मूल स्वर में होता है। ठीक है, किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं होती। अगर हम यहीं पर लिख दें आकार आ, तो इसमें दो आ के मिलने से आकार आ बनता है, आ प्लस आ। लेकिन सिर्फ हम लिख दें कहीं पर आ, तो क्या इसको आप अलग कर सकते हैं? सिर्फ एक ही चीज मिलने से बना है और वो है आ, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, मूल स्वर और एक क्या है, संधि स्वर। मूल स्वर किसको कहेंगे? जिसको क्या होता है ना, जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती बल्कि खुद से होती है ना, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए, यहां तक कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया सबको। अब आगे बढ़ते हैं, संधि स्वर क्या कहते हैं, संधि स्वर किसको कहते हैं, आगे समझते हैं। देखिएगा कि संधि स्वर क्या है। चलिए, बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं और बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा क्लास को। देखिएगा संधि स्वर क्या होता है। जिनको समझ में नहीं आएगा एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा जब रिकॉर्डेड हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, चलिए, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। जैसे हम क्या लिख दिए, संधि स्वर का मतलब हो गया, जैसे यहां से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा दीर्घ स्वर क्या हो जाता है। ठीक है, संधि स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति, एक सेकंड रुक जाइएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा इसको कंप्लीट तक एकदम। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है। कहने का मतलब है कि संधि स्वर उसको कहेंगे, जैसे हो गया आकार आ, औ, इसमें क्या है, आ प्लस आ। चलिए दूसरा कलम ले लेते हैं, देखिएगा इसमें क्या क्या मिलके बना है। देखिएगा ई आ में क्या क्या मिला हुआ है, एक पूरा आ है और दूसरा पूरा आ है, इन दोनों के मिलने से बना है। तो किसका, ये दोनों क्या है, मूल स्वर है। तो यही लिखा हुआ है कि मूल स्वरों के मिलने से क्या बनता है, संधि स्वर बनता है। इस औकार में भी आ है। ठीक है, आ है और प्लस क्या है, औकार है। देख रहे हैं यहां पर भी क्या है, दो चीज मिलने से बना है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे समझते हैं, समझ में आ गया यहां तक। तो मूल स्वर के मिलने से संधि स्वर बनता है, आप लोग याद रखिएगा। और यहां से आता है कि संधि स्वर कितने प्रकार का होता है, हर प्रकार का प्रकार है। ठीक है, लेकिन ज्यादा हम आप लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट रखिएगा जो एग्जाम में आता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, संधि स्वर के भी दो भेद हैं, कौन कौन, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, संधि स्वर के दो भेद है, दीर्घ स्वर और क्या होता है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, बहुत ही अच्छी क्लास है आप लोग की आज, बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा और आप लोग अंत तक जरूर रहिएगा। चलिए आगे समझते हैं। देखिएगा दीर्घ स्वर हम किसको कहेंगे, इस सबका डिफिनीशन जरूरी नहीं है, बस समझ लीजिए कि क्या होता है, क्योंकि आपका एग्जाम्पल से पूछ देगा कि ये निम्न में से कौन सा स्वर है। आकर आ क्या है, आकर आ जो है निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर तो है लेकिन कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये देखिए आकर आ है, ये किसके किसके मिलने से बना है, एक बार समझ लीजिए इसको फिर से। देखिए आ और आ, इन दोनों के मिलने से आ बना है। हर्षई और हर्षई मिलने से दुर्गई बना है, और हर्षऊ हर्षऊ मिलने से दुर्गऊ बना है। इस कारण से मूल स्वर के मिलने से क्या बनता है, दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर क्या होता है, देखिएगा यहां भी दो मूल स्वर के मिलने से बना है। जैसे ए का जो उच्चारण होता है, ए का जो उच्चारण होता है वो आ भी मिला हुआ है इसमें और हर्षई भी मिला हुआ है। आप याद रखिएगा, यहाँ पर आप स्पष्ट तरीके से समझ रहे होंगे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंप्लीट तरीके से समझ में आ रहा है सबको। चलिए अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ये देखिएगा है ना, आ और ए, ये दोनों के मिलने से अयकार बना है। क्या बना है, अयकार। अब देखिए आ और हर्षऊ के मिलने से ओकार बना है, और आ और ओकार मिलने से औकार बन गया। आ प्लस ओ, ये दोनों के मिलने से क्या बना है, औकार बना है। हिंदी बहुत हार्ड है, समझ गए तो बहुत हल्का है। चलिए आगे समझते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर, ये जो ओष्ठ हो गया, होठ जिसको लिप्स कहते हैं,
इस ओष्ठ के आधार पर स्वर को 2 वर्गों में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता देते हैं, इसको पढ़ना नहीं है लेकिन समझना जरूरी है। ओष्ठ के आधार पर, ठीक है, 2 वर्गों में बांटा गया है स्वर वर्ण को। क्या क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना है, ठीक है, नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए इसको पढ़ना है। एक होता है वृत्ताकार स्वर, एक होता है अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं, होठ गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ, देख रहे हैं ऊ यहाँ पर गोल हो रहा है, तो उसको बोलेंगे वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार का मतलब गोला, वृत्ताकार अगर हो गया तो उसको वृत्ताकार स्वर बोलेंगे। जैसे ओ, बोलिए हमारे साथ बोलिए, ओ, क्या हो रहा है, गोल हो रहा है हमारा मुंह होठ, ठीक है, ये होठ गोल हो रहा है तो इसको बोलेंगे वृत्ताकार स्वर। और जिसको बोलने में हमारा होठ गोल नहीं होता वो अवृत्ताकार हो गया। बहुत इजी है, देखिएगा इसमें से कौन कौन आ जाएगा, आ, आकारा, हर्षई, दुर्गई, ठीक है। जिसको बोलने में गोल नहीं होता है हमारा होठ उसको क्या बोलेंगे, अवृत्ताकार स्वर। चलिए कंप्लीट तरीके से, बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जिह्वा के आधार पर शब्द को 3 वर्गों में बांटा गया है। ओठ के आधार पर 2 वर्गों में, और जीव, जीव, टंग, टंग, ठीक है। तो इस जीव के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। याद रखिएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 वर्गों में बांटा गया है जीव के आधार पर। याद रखिएगा आप लोग, एक बार टाइम देख लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक बार इसको बस समझ लीजिए आप लोग। चलिए, बस ज़्यादा नहीं है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय होता है, ई, देख रहे हैं ये जो जीव है कहाँ होता है, हमारे दांत को टच कर रहा है। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीव का अगला भाग सक्रिय होता है उसको अग्र स्वर बोलेंगे। मध्य स्वर में क्या हो जाएगा, बहुत स्पीड में इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं क्योंकि ये डिफिनीशन से बहुत आसान हो जाता है समझना, तो आप इसको समझने का कोशिश करिएगा डिफिनीशन से, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, नाम से स्पष्ट है, मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग क्या होता है, सक्रिय होता है, मतलब यूज करता है अपना, ठीक है। जैसे हो गया आ, क्या हो रहा है, जीभ मुड़ रहा है थोड़ा सा बीच से, तो उसको मध्य स्वर बोलेंगे। और जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारा जीभ का जो है पिछला हिस्सा सक्रिय हो जाता है उसको पश्च स्वर बोलते हैं। आ, औ, हर्षऊ, दुर्गाऊ, ओ, औ, ये सब हो गया पश्च स्वर। तो एक बार फिर से बता रहे हैं, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। चलिए, अब आपकी क्लास जो है एंड होती है यहीं पर, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कहाँ कहाँ से किस वर्ड का उच्चारण होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, देखिएगा क्या है, यहाँ हो गया वर्ण और यहाँ हो गया स्वरों का उच्चारण स्थान। जैसे हो गया आ, आकार, आ, विसर्ग, ठीक है, ये सब कहाँ से होता है, कंठ से होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। हर्षई, दुर्गई, तालु से होता है उच्चारण। री का उच्चारण मूर्धा से होता है, ठीक है। मूर्धा मतलब हो गया क्या, ये अंदर वाला भाग, ठीक है। चलिए, जहाँ से चबाते हैं। हर्षऊ, दुर्गऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, और ए और ऐ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ और तालु दोनों से होता है। ए कंठ से भी और तालु से भी, ठीक है, जीभ ऊपर भी टच होता है। ए यहाँ से आवाज आता है और क्या हो रहा है, तालु से भी गूंज की आवाज निकलता है जब हम इसको बोलते हैं। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि अगर कोई भी चीज पूछ दे कि कहाँ से होता है उसका उच्चारण, वाह, तो देख रहे हैं वाह का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है, दांत और होष्ठ दोनों से होता है। दांत और होठ क्या होता है, दोनों से होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको याद रखिएगा। चलिए, तो इसको आप लोग कल याद करके आइएगा, और कल हम पढ़ेंगे क्या, इसी तरीके से पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण को। अभी तो स्वर्ण वर्ण था, स्वर्ण वर्ण आज खत्म हो गया, कल व्यंजन वर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कल आप लोग याद करके लाइएगा, ठीक है। बहुत आसान है, नाम को बोलिए, जो चीज़ पूछेगा आप उसको मुंह से बोलिए, ठीक है। मुंह से जहाँ जहाँ टच होता है वहाँ से वो आवाज़ निकलता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, एक बहुत ही अगले क्लास में शानदार क्लास के साथ, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, हमारे साथ लाइव जरूर आइएगा शाम के 6 बजे। चलिए मिलते हैं, टेक केयर। और आप लोग चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यही सब चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से PDF नोट्स के साथ पढ़ना है,
तो हमारे प्ले स्टोर पर जाइए, ड्रीम क्लासेज एप्लीकेशन को अपलोड करिए, वहाँ से डाउनलोड करिए। ड्रीम क्लासेज है ना, एप्लीकेशन पर जा करके लिखिए, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स आप बिल्कुल अच्छे तरीके से और यहाँ से काफ़ी कुछ वहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।